वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वंस अगेन वेलकम टू आईपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड 12th का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बराबर। तो चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। भाई जो माइक्रोस होता है ना, पहले चलो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। पहले एक बात ये याद रख लो कि जो चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में दिया है स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है। आउट ऑफ द एनसीईआरटी आपको जाना नहीं है। थोड़े बहुत पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बाहर के। मुझे पढ़ाना है होता तो मैं बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ा सकता हूँ, बट वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। वो सब आगे जाके आप एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो। स्ट्रिक्टली यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। आप कोई भी मॉड्यूल वॉड्यूल पढ़ो वो सब पढ़ने की दरकार नहीं है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी का ट्रेंड है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग को स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा बट वो आपके नॉलेज के लिए और आपके इजी कंसेप्ट के लिए। बराबर। आप इजी तरीके से उसे समझो, इसलिए मैं उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन कैसे बनता है उसे ही आपको फॉलो करना है। बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे वर्ड दिया है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वर्ड इंडिकेट करता है क्या? देखो भाई, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। माइक्रोब्स नॉट विजिबल, मतलब अपनी आपकी ओपन आइज से उसे देख नहीं सकते। नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। बराबर। देखो, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक। BES रिप्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कोई लिविंग थिंग को। बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। बराबर। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे दिखा है ना माइक्रोस। BES वर्ड इंडिकेट कर रहा है लिविंग थिंग को। बराबर। ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ ये आपको मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर भी बोल सकते हो, पॉलिटन इन नेचर या डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर। दे कैन सर्वाइव इवन एट हाई टेम्परेचर। कोई आर्की बैक्टीरिया आप पढ़ गए हो ना, दे कैन सर्वाइव इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। बराबर। माइक्रोब्स में इंक्लूड क्या होता है भाई? फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, प्रायोन्स, वीरॉइड्स, सब कुछ। बराबर। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआंस, ये सब आता है। बराबर। तो माइक्रोब्स नॉट विजिबल विद नेकेड आई, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, दे कैन सर्वाइव वन एट हाई टेम्परेचर। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रोब्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर। भाई मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स आर डिजीज कॉजिंग, बट सम हैव्स बेनिफिशियल रोल। बराबर। हर एक माइक्रोब्स भाई हार्मफुल नहीं होता, किसी का बेनिफिशियल रोल भी होता है। बराबर। आपके एनसीईआरटी में जो है एक एक चीज़ को हमें डिस्कस करना है। बराबर। अल्कोहल प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर कर्ड मतलब माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बराबर। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो अल्कोहलिक बेवरेजेस। बराबर। भाई आपको पता है, समझो,
कि केमिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेड बीवरेज, केमिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेड बीवरेजेस, बराबर। मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको थोड़ा हाईलाइट हो। स्टैंडर्ड 11 में आप पढ़ गए रेस्पिरेशन, बराबर। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, बराबर। पायरुविक एसिड अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए। फिर यहाँ से बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड, और फिर बनेगा आफ्टर ऑल इथेनॉल, बराबर, इथेनॉल। तो ये ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड होता है या फिर अल्कोहलिक ग्रुप, बराबर। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, बराबर। अब समझो भाई कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस वो सब आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ जाओ, बराबर। पहले समझो, मान लो कि कोई बड़ा फर्मेंट करने के लिए कोई वेसल है। जस्ट थोड़ा ब्रीफ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट एज ए कार्बोहाइड्रेट सोर्स यहाँ पे डाल दिया, बराबर। फिर यहाँ पे कोई ना कोई ईस्ट डालना पड़ेगा, कोई ना कोई ईस्ट ग्रो कराएंगे हम, क्योंकि ईस्ट ही आपका क्या करवाएगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन, बराबर। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, इथेनॉल प्रोडक्शन। जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 6 to 7% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल अचीव कर जाता है, तो इस इथेनॉल का क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहता है। क्या रहता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, बराबर। तो ये इथेनॉल क्या करेगा, जो इथेनॉल बना रही है ना, उसी को ये किल करने लगेगा। क्या करने लगेगा, किल करने लगेगा। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब भाई समझो, आपने सुना होगा ना कि लाइफ बॉय साबुन डेटॉल, तो उसके अंदर क्या होता है, फिनॉल होता है। फिनॉल अल्कोहल, फिनॉल क्या है, अल्कोहल है। तो आप नहाते हो तो जो भी एंटीसेप्टिक मतलब जो भी जर्मिसाइड्स हैं उसे वो किल कर देगा। जर्म्स जो भी है आपकी बॉडी पर वो किल होने लगेगा। मतलब कि जो ईस्ट इथेनॉल को बना रही थी उसी को ये मारने लगेगा। मतलब नेचुरली आप 6 to 7% कॉन्सेंट्रेशन तक इथेनॉल जब बन जाता है तब इसका एक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी हमने बोला, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, बराबर। तो नेचुरली हम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना अचीव कर सकते हैं, 6 to 7%। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, केमिस्ट्री में ये चैप्टर आने वाला ही है, आपका केमिस्ट्री में आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन में क्या करोगे, आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। फिर यहाँ से इस तरह से हीट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका है अल्कोहल। अल्कोहल कैसा होता है, वॉलेटाइल इन नेचर, बराबर। पानी से ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होता है। जैसे ही आप हीट दोगे तो यहाँ पे अल्कोहल क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल होने लगेगा। फिर यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर, मतलब ठंडा करने वाला कंडेंसर। तो यहाँ पे अल्कोहल कलेक्ट किया जाएगा।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल आप अचीव कर सकते हो ज़्यादा, मतलब 10%, 20, 30, 40% आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। तो विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन दो तरह से अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब विथ डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो एक लेवल तक, बराबर। और विदाउट डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक अमाउंट होता है, कितना, जैसे कि आप समझ लो कि 6 to 7% है, ये नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है। फिर क्या होगा, इसका एक प्रॉपर्टी है इथेनॉल का, खुद का क्या प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये खुद ही ईस्ट को मारने लगा, मतलब नंबर ऑफ ईस्ट सेल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन आगे होगा नहीं। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन पहुँचते पहुँचते इथेनॉल का क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है। तो जो ईस्ट इसे बना रही थी उसे ये किल करने लगा। मतलब आपकी एनसीईआरटी में दिया है डिस्टिलेशन प्रोसेस और विदाउट डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, वो आगे आएगा आपके। बराबर। अब जो अल्कोहल जो बनाते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है भाई, मोलेसिस से होता था। समझो अल्कोहल का प्रोडक्शन, ये सब समझने के लिए है, आप इसे याद नहीं रखोगे तो चलेगा। भाई अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए आपको ईस्ट को ग्रो करना पड़ेगा, बराबर। और ईस्ट ग्रो कहाँ पे होता है, जहाँ पे शुगर हो, कार्बोहाइड्रेट हो, बराबर। समझो आपने ले लिया है मोलेसिस या शुगर कैन या फिर फ्रूट लाइक ग्रेप्स, बराबर। तो इसके अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है। भाई सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है ना, C12H22O11, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब यहाँ पे वाटर ऐड करो और यहाँ पे एंजाइम लगता है कौन सा, इन्वर्टेज। ये आ गया आपका इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज, बराबर। ये क्या करेगा, सुक्रोज जो डाइसैकेराइड उसे कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड, मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बराबर। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट क्या होगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में होता है एक एंजाइम जाइमेज, कौन सा होता है, जाइमेज। यही आगे फर्दर प्रोसेस कैरी आउट करेगा और यहाँ पे बनेगा आपका C2H5OH प्लस CO2, मतलब इथेनॉल बन गया आपका, क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, समझो। मान लो ये ग्रेप्स है, क्या है, ग्रेप्स, बराबर। इस ग्रेप्स को हम पकने देंगे और इसके ऊपर जो उसका स्किन होता है ना, उसके ऊपर इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। मान लो ये ईस्ट आ गई, अब इसे हम क्रश कर देंगे तो जो जाइमेज है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, बराबर, और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, कहाँ पे, इथेनॉल में। समझ में आ रहा है कि नहीं। मगर आपकी एनसीईआरटी में ये सब दिया नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बराबर। तो अभी बहुत सारे कंट्री में अल्कोहल का प्रोडक्शन इसी तरह से होता है। वाइन का प्रोडक्शन ग्रेप से होता है, बियर का प्रोडक्शन बार्ली सीड्स से होता है, फिर विस्की उसके लिए वीट का यूज़ करते हैं, बराबर। मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए कोई ना कोई, बराबर। तो दूसरी एक बात कि यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ ना, तो यहाँ पे O2 नहीं आना चाहिए, O2 की एब्सेंस होनी चाहिए। अगर O2 आ गया ना तो ये इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, इथेनोइक एसिड में, मतलब विनेगर में फॉर्म हो जाए। इन प्रेजेंस ऑफ O2 इथेनॉल कन्वर्ट, मतलब जब आप वाइन इंडस्ट्री में जब वाइन का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वाइन का टेस्ट
खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो O2 की एब्सेंस होनी चाहिए। अब समझो कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने बताया कि 6 to 7% पहुँच जाए, मतलब हर एक में, वाइन हो, बियर हो, विस्की हो, रम हो, ब्रांडी हो, सभी में कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आगे पहुंचेगा तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, बराबर। तो एक्शन ऑफ जाइमेज एंजाइम, इसे याद रख लेना। ये सब बोरिंग चीज़ें हैं बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। एक्शन ऑफ जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम inhibited once percentage exceed 40% of alcohol, मतलब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 14% तक पहुंच जाए, उसके बाद जाइमेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनएक्टिवेट हो जाएगी। मतलब ईस्ट क्या होने लगेगी? मरने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। तो ये नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना भाई, नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बढ़ाना चाहते हो, मतलब 14% से 20%, 30%, 40%, तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आप अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो, बराबर। बट व्हेन एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटेड 1% एक्सिड 14% ऑफ अल्कोहल, बराबर। तो 14% ऑफ अल्कोहल ये बोले ना अचीव कर गया, उसके बाद तो भाई अल्कोहल का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है ना। अगर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है तो इट इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। जाइमेज काम नहीं करेगा तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो, बराबर। तो दूसरा एक चीज़ याद रखो कि जो गवर्नमेंट सप्लाई मतलब लैब, बर्निंग एजेंट, बराबर, वहाँ पे जो इथेनॉल होता है ना, उसे कोई पिए नहीं, तो उसके लिए इसके अंदर यूज़ ऐड कर दिया जाता है CuSO4। क्या यूज़ करते हैं? CuSO4। तो उसका कलर चेंज होता है और उसके अंदर ऐड कर देते हैं पिरिडीन। पिरिडीन होता है तो मतलब उसका फॉल स्मेलिंग एकदम गंदी स्मेल आएगी, तो मतलब पता चल जाएगा कि ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। कैसा है? डीनेचर्ड अल्कोहल। इसे कोई पी नहीं सकता। और आप 10% मिथेनॉल मिला दो तो भी ये डीनेचर हो जाएगा, मिथेनॉल, बराबर। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, बराबर। अब देखो, जो भाई कॉमर्शियल यूज़ में जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे इथिन का हाइड्रेशन करके ही अल्कोहल का इथेनॉल बनाया जाता है, इथिन का हाइड्रेशन करके। बट वो सब चीज़ें आपके सिलेबस में है भी नहीं और उसे याद भी मत रखना, बराबर। मोस्ट ऑफ जो भी अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए आपकी अल्कोहल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्रीवरी इंडस्ट्री। बियर और वाइन में विदाउट डिस्टिलेशन, और बाकी विस्की, रम, ब्रांडी उसमें विथ डिस्टिलेशन, बराबर। अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो सब आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, बराबर। तो आप उसके परसेंटेज को भी याद भी मत रखना। ब्रीवरी इंडस्ट्री, ब्रीवरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन हो, बराबर। यहाँ पे क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है ना, यहाँ पे मतलब मान लो वीट है, मतलब इसका क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है एक ईस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस
माइसिस सेरेविशियाई, ये क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, इथेनॉल C2H5OH एंड CO2 में। मतलब इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल बन जाएगा, 2C2H5 2CO2, बराबर। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहाँ पे, अल्कोहल प्रोडक्शन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अल्कोहल प्रोडक्शन। दूसरा बेकर्स ईस्ट, भाई इसी को हम है ना बेकर्स ईस्ट बोल, भाई बेकरी में बेकर्स ईस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, डफ होता है भाई, आटा विथ वाटर, इसे हम क्या बोलते हैं, डफ। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे थोड़े दिन तक ही हम फर्मेंट करेंगे, क्यों, ज़्यादा दिन तक फर्मेंट होगा तो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाएगा और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, CO2 तो चाहिए, C2H5OH होगा, बट उसकी अमाउंट कैसी होगी, कम होगी, और पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। मतलब बेकर्स ईस्ट यूज इन ब्रेड फॉर्मेशन, बराबर। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेड स्पॉन्जी क्यों होता है, पफीनेस उसका होता है ना, ब्रेड स्पॉन्जी, पफी अपीयरेंस। तो ये CO2 है ना इवेपोरेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड, इसीलिए ब्रेड कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, आपको दिखा ना ऐसा ऐसा पोरस दिखेगा। तो CO2 इथेनॉल भी वॉलेटाइल इन नेचर है, तो आपका बच गया क्या, ब्रेड, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, इसी तो हम बोलते हैं ब्रेड। तो बेकर्स ईस्ट और ब्रूअरी ईस्ट दोनों में सेम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को ही हम अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और ब्रेड के फॉर्मेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं, बराबर। तो ये हो गया आपका कहाँ पे, ब्रीवरी इंडस्ट्री में जो ईस्ट को यूज़ करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन में, तो उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और ब्रेड फॉर्मेशन में भी किसको यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को, इतना आप याद रख लेना, बराबर। आपकी NCERT में मेंशन भी है और एक बार देख भी लेना। तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो अभी जो हमने बताया कि बेकर्स ईस्ट, बराबर, तो उसके लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, आगे का जो भी है अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कैसे अचीव किया जाता है, उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो डिस्टिलेशन, वो सब नहीं, बाकी NCERT की लाइन याद रखनी है, बराबर। और ब्रीवरी इंडस्ट्री में जो ईस्ट होता है वो भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल एंड CO2 में, बराबर। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। Microbes used in household product। मतलब इसमें आपका NCERT में दिया है कर्ड प्रोडक्शन, बराबर। कर्ड प्रोडक्शन के लिए भाई आपको पता है यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैब बोलते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, बट वो आप MBBS में पढ़ोगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कैसा है, हीट्रोट्रॉफिक, मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड, मतलब ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये तो आपको पता ही है, हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बराबर। समझो भाई,
कैसे हम कर्ड का प्रोडक्शन, भाई मिल्क, आप लेडीज़ को भी पता है, जेंट्स को भी पता है कि मिल्क के अंदर आप थोड़ा अमाउंट ऑफ कर्ड डाल दो, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, बैसिलस बैक्टीरिया, बराबर। अब समझो, पहले तो क्या करोगे आप, मिल्क होगा, इस मिल्क को आप 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे। मान लो इसके अंदर मिल्क है, क्या है, मिल्क, 40 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को आप क्या करोगे, बॉईल करोगे, बराबर। तो इस मिल्क में क्या होता है, मिल्क में सर ग्लूकोज होगा, मेनली इसमें गैलेक्टोज होता है, बट थोड़ी अमाउंट में सुक्रोज भी होगा, गैलेक्टोज भी होगा, सॉरी ग्लूकोज भी होगा, गैलेक्टोज एंड सुक्रोज, बराबर। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, बराबर। तो ये क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो सुक्रोज है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देगा किस में, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड क्या देगा, देखो ये लैक्टिक एसिड है ना, ये रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, मिल्क प्रोटीन के ऊपर। भाई मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं कैसीन, मिल्क प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं कैसीन। ये कैसा होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है। इसे ये कन्वर्ट कर देता है किस में, कोएगुलेट प्रोटीन में, कोएगुलेटेड प्रोटीन, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन में। प्रोटीन, बराबर। तो ये लैब है ना, इसको हम इनओक्यूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनओक्यूलम। तो लैब क्या करेगा, जो भाई मिल्क के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, उसे कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से कोएगुलेट करा देगा, मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा, उसी को हम बोलते हैं कर्ड, बराबर। तो कोएगुलेट प्रोटीन मतलब पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन। अब देखो, इस लैब का यूज़ है ना हम इडली एंड डोसा में भी करते हैं। इडली एंड डोसा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इडली एंड डोसा। राइस को फर्मेंट किया जाता है, वो सब है, बट कैसे किया जाता है वो हमें नहीं पढ़ना है, बराबर। अब कर्ड का कुछ बेनिफिशियल रोल है, कर्ड, बेनिफिट्स ऑफ कर्ड्स, बेनिफिट्स ऑफ कर्ड। भाई ये विटामिन B12, रिच इन विटामिन B12 होता है, बराबर। इसका जो टेस्ट होता है ना, ड्यू टू एसिटाल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। टेस्ट एंड फ्लेवर इसका होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। दूसरा, इट इनहिबिट्स, जो भी आपके गट स्टमक में जो भी बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है ना, इन्फेक्शन करता है, उसे ये क्या कर देता है, किल कर देता है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन स्टमक। बराबर। तो जो आपके स्टमक में जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, आपको कभी कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बोलता है ना कि आप बटर मिल्क पियो, दही खाओ, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में, स्टमक में जो भी डिजीज़ कॉजिंग है, उसे ये किल कर देता है या इनहिबिट द ग्रोथ करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन रेट उसका कम कर देता है, बराबर। तो हमने क्या पढ़ा कि मिल्क से हमारा क्या बनता है, कर्ड बनता है। कैसे बनता है, मिल्क के अंदर आप क्या डाल दोगे, भाई थोड़ा कर्ड डाल देते हो ना रात को, और सुबह वो कैसा हो जाता है, एकदम सेमी सॉलिड हो जाता है। तो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, बैसिलस। ये क्या करेगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज जो भी है,
उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड की अमाउंट बढ़ेगी तो पीएच क्या बढ़ेगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। दूसरा ये मिल्क प्रोटीन जो कैसिन है सॉल्युबल प्रोटीन, उसे क्या कर दिया, इनसॉल्युबल मतलब कोएगुलेट कर दिया, जमा दिया, जम गया ना, तो इसे बोलते हैं कोएगुलेट प्रोटीन, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन। बेनिफिट्स ऑफ कर्स, विटामिन B12 रिच होता है, एसिटाल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड और टेस्ट एंड फ्लेवर किसकी वजह से होता है, एसिटाल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन स्टमक। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये तो हमने बेनिफिशियल रोल देखा, लैक्टिक एसिड का हार्मफुल रोल भी है। देखो आप जब MBBS में जाओगे तब आपको पता चलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप रात को सोते टाइम दूध पीते हो, बराबर। तो दूध पीने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, मम्मी भी बोलती है, आपके पापा भी बोलते हैं कि ब्रश कर लो या वाटर पी लो, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि जब आप रात को दूध पी के सो जाते हो तो जो टीथ की कैविटी होती है ना, उसमें ये दूध थोड़ा थोड़ा रह जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया जो है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपके माउथ कैविटी में भी रहता है, बराबर। अब देखो ये पूरी रात आपके टीथ में ये मिलकर रहेगा, तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, बराबर। आपकी टीथ का जो फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब वो क्या है, अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन और एसिड के बीच में रिएक्शन होगा और आपके दांत खराब हो जाता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जस्ट नॉलेज के लिए था, एग्ज़ाम में कभी आएगा नहीं, बराबर। अब आपकी NCERT में ये भी बात बताई है कि कौन सा पाथवे फॉलो करता है। भाई यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो है ना 2 पाथवे होता है, चलो मैं उसे डिस्कस ही कर देता हूँ। वैसे तो ये रेस्पिरेशन से कंबाइन करके पूछा गया है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा पाथवे फॉलो करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है होमोलाइटिक फर्मेंटेशन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन। होमो मतलब सिमिलर, होमोलाइटिक फर्मेंटेशन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा पाथवे फॉलो करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड है फर्मेंटेशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो यहाँ पे सिमिलर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, समझो भाई। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जो है C6H12O6, बराबर, यहाँ से बनेगा 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड कैसा होता है, 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, बराबर, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे जो पाथवे फॉलो हो रहा है ना, मतलब ये 6 कार्बन था, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्लूकोज से आपका लैक्टिक एसिड तो बनेगा, साथ में CO2 भी, साथ में C2H5OH, भाई ये रेस्पिरेशन में आएगा। तो मतलब लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, टोटली कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, लैक्टिक एसिड, मतलब सिमिलर 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 का हो रहा है, C2H5OH हो रहा है। आप है ना, इससे आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा ज़्यादा। चलो मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि होमोलाइटिक, और इसे आप याद नहीं रखोगे चलेगा, आपको मैं रेस्पिरेशन में पढ़ाऊँगा, बराबर। ग्लाइकोलिसिस वो सब होता है ना, उसमें आता ही ये सब, बट अभी उसे डिस्कस नहीं करना है। समझो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से यहाँ पे पहले बनेगा आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, फिर जाके बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, बराबर। अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। लैक्टिक एसिड मतलब यहाँ पे जो
पाथवे होता है ना, उसे बोलते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी। क्या बोलेंगे? ट्रिपल पी। मतलब यहाँ पे सिमिलर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सॉरी, होमोलाइटिक है ना यहाँ पे। हाँ, एम्बेडेंट मेयरहॉफ परनास, एम्बेडेंट मेयरहॉफ परनास पाथवे फॉलो होता है। इस साइंटिस्टों ने इसे ढूंढा था, इसीलिए इसको एम्बेडेंट मेयरहॉफ परनास पाथवे बोलते हैं। हिस्टोलाइटिक में क्या होता है? सेम उसी तरह से ग्लूकोज, बट यहाँ पे लैक्टिक एसिड, CO2 और C2H5OH, बराबर। तो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। तो इसे बोलते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। मतलब ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड है, बट अभी आप इसे याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बराबर। तो ये बात हो गया हमारा किसके रिगार्डिंग? माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मतलब कर्ड का प्रोडक्शन होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है वो मैंने बताया अभी, बराबर। ये जस्ट आप रिमाइंड कर लेना एक बार, अभी आप नोट डाउन कर लेना आपके नोट्स में। मैं आपको जो हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर अभी बाकी रह गया है तो उसमें है, फिर भी एक बार वहाँ पे आप स्टैंडर्ड 11 के NCERT में देख लेना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बराबर। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन लिंक करके आएगा भी नहीं, आज तक आया भी नहीं है और आएगा। बाकी आपकी NCERT में दिया है कि कौन सा पाथवे कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है, बराबर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे चीज़ प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखो, इनफ है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन दिया है, इथेनॉल के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ लगती है, कैसे होता है, वो सब कंसंट्रेशन कैसे अचीव किया जाता है, वो सब आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बाकी आपका केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी को लिंक करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत ही डीप में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बराबर। अगर फिर भी कुछ डिफ़िकल्टी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।